हाय एंड वेलकम टू munshigiri.com। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चार्जेबिलिटी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22। पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एनुअल वैल्यू। तो इस चार्जेबिलिटी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबिलिटी का बेसिस क्या है, या हम इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल कब करेंगे। तो वो हमने पहली लाइन में देखा कि चार्जेबल कब होगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू के बेसिस के ऊपर की जाएगी। दैट इज टैक्स एनुअल वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। Second, the property must consist of building or lands appurtenant thereto। अब इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है। टर्म आई यहाँ पे बिल्डिंग्स और लैंड्स appurtenant thereto, मतलब या तो सिर्फ बिल्डिंग है या बिल्डिंग एंड बिल्डिंग की सराउंडिंग लैंड है। लैंड appurtenant thereto मतलब बिल्डिंग की सराउंडिंग लैंड। लैंड्स appurtenant thereto मीन्स लैंड जो बिल्डिंग को सराउंड कर रही है एंड बिल्डिंग का इंडिविजिबल पार्ट है। बिल्डिंग के ऑक्यूपायर्स के एंजॉयमेंट के लिए ये लैंड है और इस लैंड का इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो लैंड ऑक्यूपाई कर रही है बिल्डिंग को, ये इनकम जनरेट नहीं कर रही है। ठीक है, तब आप इसको बोलेंगे बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के कंटेक्स्ट में अपॉर्टेनेंट लैंड क्या हो सकती है, जैसे अप्रोच रोड्स हो सकती हैं टू एंड फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स, कोर्टयार्ड्स हो सकते हैं, बैकयार्ड हो सकते हैं, किचन गार्डन, कैटल शेड, कुछ एग्जाम्पल्स थे ये। इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें इसके अपॉर्टेनेंट लैंड के केस में आपका हो सकता है। एंड दीज आर अटैच्ड टू बिल्डिंग एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये था रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में। अब देखते हैं नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में क्या हो सकती है, जैसे कार पार्किंग स्पेस हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं। ठीक है, अब आता है बिल्डिंग्स इंक्लूड क्या क्या बिल्डिंग के अंदर शामिल है। बिल्डिंग्स इंक्लूड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स लेट आउट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, और ऑडिटोरियम्स फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग्स आ सकती हैं, ऑफिसेज आ सकती हैं, शॉप्स आ सकती हैं, आपकी लीज होल्ड या रेंटेड लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट की हुई हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और बिल्डिंग की जो लोकेशन है वो इमटेरियल है, वो इंडिया के अंदर भी सिचुएटेड हो सकती है और इंडिया के बाहर भी सिचुएटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा पॉइंट कौन सा, बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयरटू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन ये है कि वेकेंट लैंड है या वेकेंट प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग साइट है जिसके ऊपर अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो क्या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो सकती है? ये जो पॉइंट हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आंसर है नहीं हो सकती। क्यों? रीज़न सिंपल है, चार्जेबिलिटी के लिए बिल्डिंग होना ज़रूरी है और वेकेंट लैंड को लैंड अपॉर्टेनेंट टू बिल्डिंग कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी वेकेंट प्लॉट है, वेकेंट साइट है, उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट में है असेसी मस्ट बी दी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर इनकम जो बंदा रिसीव कर रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असेसी का ओनर होना ज़रूरी है। वेयर द रेसिपिएंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट द ओनर ऑफ बिल्डिंग, द इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इनकम टू लेसी फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस। अब ये क्या एग्जाम्पल है, अब ये देखिए, एक ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, इन्होंने अपने हाउस को क्या किया, लीज पे दे दिया। ये आपके लेसी, ओनर और लेसर। ठीक, ओनर ने हाउस को क्या किया, लीज पे दे दिया, किसको,
लेसी को। तो ओनर के हैंड्स में जो भी लीज रेंट रिसीव होगा या रेंटल इनकम जो भी रिसीव होगी, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस लेसी ने आगे क्या किया, इस लेसी ने इसको फिर से सबलेट कर दिया। ठीक है, ये हाउस था, इसको लेसी ने फिर से सबलेट कर दिया। अब बात ये आती है कि लेसी को जो लीज रेंट रिसीव हो रहा है सबलेटिंग से, क्या ये लीज रेंट आपके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल किया जा सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लेसी जो है ये यहाँ पे ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का। तो थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि असेसी का प्रॉपर्टी का ओनर होना ज़रूरी है अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम को चार्जेबल टू टैक्स करना है। तो ये या तो पीजीबीपी की इनकम के अंडर कवर होगा या फिर अदर सोर्सेज की इनकम के अंडर कवर होगा, बट हाउस प्रॉपर्टी इनकम के हेड के अंदर इस इनकम को नहीं चार्जेबल किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, असेसी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, द इनकम टू लेसी फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस। अब बात ये आती है कि ओनरशिप के अंदर क्या क्या शामिल होगा। ओनरशिप फ्री होल्ड भी हो सकती है, लीज होल्ड भी हो सकती है, और डीम्ड ओनरशिप भी हो सकती है। ठीक, तो डीम्ड ओनरशिप क्या है ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे, ये इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये द ओनर ऑफ द बिल्डिंग में बी द लीगल ओनर और द बेनिफिशियल ओनर। इन ओनरशिप द ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग इज कंसीडर्ड and not the ownership of income. In certain cases, the income may not be received by the owner of the building. Still, he is liable to tax because he is the owner of the building. तो ओनर बिल्डिंग का कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ही हो। इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। बिल्डिंग का ओनर कोई भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ओनरशिप इनकम की ज़रूरी नहीं है, बिल्डिंग की ज़रूरी है। जो भी बिल्डिंग का ओनर होगा उसी के हैंड्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। द प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है, बस असेसी अपना बिजनेस और प्रोफेशन उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ना कर रहा हो। अगर वो प्रॉपर्टी असेसी के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है तो उस केस में ना तो आपको बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम निकालते हुए नॉशनल रेंट का बेनिफिट मिलेगा, ना उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको, और ना ही ये जो सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी का आप पढ़ रहे हैं इसके अंडर नॉशनल इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी। तो ये आपका पॉइंट था, प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये हमने सेक्शन देखा चार्जेबिलिटी का, सेक्शन 22 अंडर योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डीम्ड ओनरशिप की, और इसको गवर्न करता है सेक्शन 27। तो चार्जेबिलिटी में पॉइंट नंबर 3 की बात करते हुए हमने ये बात की थी कि असेसी प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए और ओनरशिप के अंदर डीम्ड ओनरशिप कवर है। तो क्या है डीम्ड ओनरशिप, अब हम ये देखते हैं। एज पर सेक्शन 27, the following persons, though not the legal owners of a property, are deemed to be the owners for the purposes of section 22 to 26. पहला है ट्रांसफर टू अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। तो इसमें 4 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। कौन सी 4 कंडीशंस हैं वो? पहली कंडीशंस है कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, उसने एक हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, और ट्रांसफ़र किसे किया है? ट्रांसफ़र या तो अपने स्पाउस को किया है या फिर माइनर चाइल्ड को किया है। और इसमें भी क्या कंडीशंस होनी चाहिए? माइनर चाइल्ड, माइनर मैरिड डॉटर ना हो, और स्पाउस जो है आपका उसको ट्रांसफ़र इसलिए ना किया हो ताकि उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट हो या एग्रीमेंट हो एक दूसरे से अलग रहने का, दैट इज़ अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट के कनेक्शन में इस हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना किया गया हो स्पाउस को।
ये थी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है इंडिविजुअल ने, ये बिना एडिक्वेट मनीटरी कंसीडरेशन के ट्रांसफ़र की गई है। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उस केस में इंडिविजुअल जिसने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है उसे डीम्ड ओनर प्रॉपर्टी का मान लिया जाएगा। देखो, जैसे ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद कौन ओनर बन गया? स्पाउस या माइनर चाइल्ड ओनर बन गया, राइट। बट अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उस केस में डीम्ड ओनर इंडिविजुअल को माना जाएगा, ट्रांसफरर को माना जाएगा और ट्रांसफरी को नहीं माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक इंडिविजुअल है जिसकी हाउस प्रॉपर्टी है और सपोज 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी। अब 1 अप्रैल 2017 के बाद जो भी रेंटल इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से रिसीव होगी वो उनकी वाइफ को रिसीव होगी। बट हाउस प्रॉपर्टी के चार्ज के हिसाब से एक्स को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और जो भी इनकम रिसीव होगी वो सारी की सारी इनकम एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उनकी वाइफ के हैंड्स में। ठीक है, ये था पहला पॉइंट, ट्रांसफर टू अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। सेकेंड पॉइंट है होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल इस्टेट। इम्पार्टिबल इस्टेट का मतलब होता है एक ऐसी इस्टेट या ऐसी प्रॉपर्टी जो लीगली डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक, तो जो भी उस प्रॉपर्टी का होल्डर है उसको उसका डीम्ड ओनर प्रॉपर्टी का मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की प्रॉपर्टी है जिसमें 4 फ्लैट्स हैं और एक टेरेस है। उसने अपने चारों के चारों फ्लैट्स को चारों बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया और टेरेस की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करी है, बट अपने एल्डेस्ट सन को उन्होंने दे दी है। पर तीनों सन्स जो हैं बाकी के एल्डेस्ट सन के अलावा, दे हैव अ राइट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द टेरेस। इस केस में एल्डेस्ट सन को ट्रीट कर लिया जाएगा क्या? होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल इस्टेट। और इम्पार्टिबल इस्टेट यहाँ पे क्या है? इम्पार्टिबल इस्टेट यहाँ पे टेरेस है। तो जो भी होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल इस्टेट है वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता है, जितने भी फ्लैट्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हैं वो कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी या ग्रुप सोसाइटी जो भी है उसके नाम पे होते हैं। तो जो हाउसिंग सोसाइटी है वो लीगल ओनर होती है जितने भी फ्लैट्स उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हैं। बट मेंबर्स जो हैं उस सोसाइटी के, उनको डीम्ड ओनर्स मान लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लीगल ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है, जैसे ही मेंबर्स को डीम्ड ओनर माना वैसे ही जो भी रेंटल इनकम उन फ्लैट से या बिल्डिंग से जनरेट हो रही है वो पर्टिकुलर मेंबर के हैंड्स में टैक्सेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मेंबर्स कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? दे आर दी डीम्ड ओनर्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्लैट्स और दी बिल्डिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। देखते हैं ये पॉइंट। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act 1882। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, अगर किसी पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन के अंडर प्रॉपर्टी एक्वायर की है, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, तो उसे डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, हालांकि वो प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। तो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से केसेस कवर होंगे। दिस वुड कवर केसेस वेयर, कौन कौन से केसेस कवर हैं इसके अंदर? प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी, परचेजर ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है, दैट इज प्रॉपर्टी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू दी बायर। ठीक है, परचेजर जो भी है, बायर जो भी है, उसको आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी है। सेकेंड पॉइंट है
कि प्रॉपर्टी के लिए या तो ऑलरेडी पेमेंट कर दी गई है या फिर बायर ने पेमेंट करने के लिए बायर पेमेंट करने के लिए रेडी है। जब भी ड्यू डेट आएगी बायर उसके लिए पेमेंट कर देगा। सेल कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर। और अगर सेल्स कंसिडरेशन ही नहीं है, जैसे कि गिफ्ट के केस में, तो सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सी पॉइंट है, सेल डीड हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ द बायर although certain other documents like power of attorney or agreement to sell or will etc. have been executed. That is, परचेजर एंड सेलर के बीच में राइटिंग में एग्रीमेंट है, बट सेल डीड अभी तक एग्जीक्यूट बायर के फेवर में नहीं हुई है। तो इस केस में देखो, लीगल ओनर अभी भी कौन है? लीगल ओनर अभी भी सेलर है। परचेजर अभी लीगल ओनर बना नहीं है, बट बायर को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, हालांकि अभी तक प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर नहीं हुई है। तो अगर कोई रेंटल इनकम इस प्रॉपर्टी से जनरेट हो रही है, दैट विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ बायर एंड नॉट इन दी हैंड्स ऑफ द सेलर। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। इसमें क्या कहा गया है कि अगर लीज को 12 साल से ज़्यादा के लिए एग्जीक्यूट किया है, तो उस केस में लेसी जो है वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और टैक्स की जो भी लायबिलिटी होगी वो लेसी को फुलफिल करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं, द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स इज नॉट एक्सेसिबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो अब जो भी हम इनकम्स पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये जनरेट हो रही हैं तो उनको हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। पहला है बिल्डिंग्स और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स। तो ये एक केस लॉ आया था CIT वर्सेस दिल्ली क्लोथिंग जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड का। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था, क्या था इसके फैक्ट्स ऑफ केस देखते हैं। पहले तो बिजनेस ओनर ने या कंपनी ने अगर अपने एम्प्लॉयज़ को या बिजनेस या स्टाफ क्वार्टर्स रेंट पे दे रखे हैं, एंड पर्पस क्या है उसका, ताकि रेजिडेंस जो है वो बिजनेस यूनिट के पास हो और बिजनेस एफिशिएंटली कंडक्ट किया जा सके। तो उस केस में बिजनेस ओनर को या कंपनी को जो भी रेंट रिसीव होगा वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल ना होके PGBP के हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। तो ये इस केस लॉ के अंदर आपका डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट बी पॉइंट है, इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटीज फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेंट्रल एक्साइज ऑफिस एट्सेट्रा। तो यहाँ पे भी सेम पर्पस है कि असेसी जो है अपने बिजनेस को मोर एफिशिएंटली या मोर स्मूथली कैरी आउट कर सके। ये भी इस केस लॉ के अंदर डिसाइड किया गया था CIT वर्सेस आपका नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के अंदर। तो पर्पस इसका भी सेम है। तो यहाँ पे भी ये आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर इनकम असेसेबल नहीं की जाएगी, बिजनेस के हेड के अंदर जाएगी, PGBP के हेड के अंदर ये इनकम असेसेबल की जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। अब देखते हैं कॉम्पोजिट लेटिंग क्या है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग के साथ साथ अदर एसेट्स को भी लेट आउट करना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर या कोई भी और एसेट। तो इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स इनसेपरेबल है, ठीक है, दोनों के रेंट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो उस केस में पूरी की पूरी इनकम PGBP प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ करी कि अगर लेटिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर एसेट्स इनसेपरेबल है, तो यहाँ पे इनसेपरेबल का क्या मतलब है? इनसेपरेबल का मतलब है कि या तो लेसी बिल्डिंग प्लस फर्नीचर, मतलब दोनों सर्विसेज जो दे रहा है बिल्डिंग प्लस एसेट्स को एक साथ एक्सेप्ट करेगा, या फिर दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये रूल तब भी अप्लाई होगा चाहे दोनों का रेंट बिल्डिंग एंड सपोज फर्नीचर का एसेट के अंदर सेपरेटली फिक्स किया गया है। तो ये केस था कॉम्पोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। अब आगे देखते हैं, अगर रेंट दोनों का सेपरेट है, अलग अलग है, बिल्डिंग का रेंट अलग है और आपका बाकी फैसिलिटीज़ का रेंट अलग है, तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी बाकी की फैसिलिटीज़ दे रहा है ओनर, उस केस में उन फैसिलिटीज़ के लिए तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या PGBP हेड के अंदर जाएगी इनकम। बाकी बिल्डिंग का जो रेंट है वो कहाँ जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा।
ये केस था कॉम्पोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। नेक्स्ट देखते हैं इनकम ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर लेटिंग आउट ऑफ शेड्स एटसेट्रा इज अ बिजनेस इनकम एंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। ये केस लो था CIT वर्सेस AP स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1989 का। तो इसमें यही कहा गया कि जो भी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDC को जो भी इनकम होगी शेड्स वगैरह को लेट आउट करने से वो बिजनेस इनकम है और वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर वो इनकम नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ई पॉइंट सर्विसेज रेंडर्ड इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ लिफ्ट्स, supply of water, maintenance of staircase and watch and ward facilities are not incidental to letting out property and charges for said services are assessable as income from other sources and not under section 22। तो इसके अंदर भी यही देखिए ओनर क्या कह रहा है, आपको सिर्फ बिल्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको अपार्टमेंट नहीं दिया है, उसके साथ साथ बाकी की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। लिफ्ट की फैसिलिटी है, सप्लाई ऑफ वाटर है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेयर केस है, वॉच एंड वार्ड फैसिलिटीज़ है। तो उस केस में क्या होगा, जितना भी बिल्डिंग का रेंट है वो तो आपका चला जाएगा कहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, और ये जो उसके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके लिए जो अलग से चार्जेस या इनकम जनरेट हो रही है ओनर को, वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 22 इन सर्टेन सिचुएशंस। कुछ अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इनकम कैसे टैक्सेबल की जाएगी। पहला है हाउस प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री, किसी बाहर के कंट्री के अंदर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है। तो देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का क्या हो सकता है, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, या फिर RNOR है, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, RNOR प्लस NR इनके लिए कब इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल तब होगा अगर इंडिया के बाहर हाउस प्रॉपर्टी है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर और उस हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो तब उस केस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के केस में इंडिया के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम टैक्सेबल होगी। अब बात आती है रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की। रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में हर केस में, ठीक है, चाहे इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है, अगर एक्रू हो रही है इंडिया के अंदर तो भी आपकी जो है इंडिया के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगी, जो भी इनकम फॉरेन कंट्री में जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे रिसीव हो रही है। सो अ रेजिडेंट असेसी इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। और एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एनुअल वैल्यू इस तरीके से निकाली जाएगी जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। मतलब ये मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड ना होके इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो जिस तरीके से आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकालते ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटेशन की जाएगी। तो टैक्सेबल इनकम के रिस्पेक्ट में या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कितनी इनकम टैक्सेबल करनी है उसके लिए कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता कि हाउस प्रॉपर्टी वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है या हाउस प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर सिचुएटेड है। इसके अलावा जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किए हैं आउटसाइड इंडिया उनकी डिडक्शन मिल जाएगी। कब मिलेगी पर डिडक्शन, अगर वो एक्चुअली ओनर ने उनकी पेमेंट करी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये पॉइंट था फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री। तो इसमें हमने देखा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में हर केस के अंदर वो टैक्सेबल होगा ही सही, और अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के केस में कब टैक्सेबल होगा, जब फॉरेन कंट्री में जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। आगे देखते हैं डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। अब जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसके टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है, ठीक है, और डिस्प्यूट आपके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है। अब ये डिसीजन किसके पास है कि ओनर कौन है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रेस्ट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल देगा कि ये ओनर है तो उसी को ओनर ट्रीट करके उसे उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो डिसीजन किसके पास रहता है यहाँ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि ओनर कौन है प्रॉपर्टी का।
थर्ड में आते हैं प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको पता है कि एक स्पेसिफिक हेड है और अकॉर्डिंगली एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो भी होगी वो किसी और हेड की इनकम के अंडर टैक्सेबल आप नहीं कर सकते। अब चाहे वो प्रॉपर्टी असेसी ने कैसे भी हेल्ड कर रखी है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एज अ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस हेल्ड कर रखी हो, या असेसी का बिजनेस ही हो लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज़ का, या फिर अगर असेसी एक ऐसा बंदा है जो कंपनी है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसको उस कंपनी का पर्पस क्या था, उसको इनकॉर्पोरेट ही हाउस प्रॉपर्टी ओन करने के लिए किया गया था, तो भी इन सभी केसेस के होते हुए भी जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही टैक्सेबल की जाएगी और किसी और हेड के अंदर इनकम इसकी नहीं जाएगी। आगे हम देखते हैं स्प्लिटिंग अप ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। इसकी बात हम वैसे पीछे करके आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिटेल में करेंगे कि रेंट, बिल्डिंग के रेंट के अलावा ओनर को बाकी चीज़ों का भी रेंट मिल रहा है, कोई फर्नीचर है या कोई और सर्विसेज उसने प्रोवाइड कर रखी हैं, लिफ्ट की सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी है, एयर कंडीशनिंग है, तो उस केस में उसको कॉम्पोजिट रेंट रिसीव हो रहा है बिल्डिंग का प्लस बाकी एसेट्स का या बाकी सर्विसेज का। तो उस केस में हम लोग कैसे इसको टैक्स ट्रीटमेंट होगा अब हम वो देखते हैं। तो इसके अंदर 3 केस फॉल कर सकते हैं, तो इन तीनों केसेस को अब हम अलग अलग करके देखते हैं। पहला केस है वेयर कॉम्पोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज लाइक लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग एट्सेट्रा। तो इस केस के अंदर क्या किया जाएगा, कॉम्पोजिट रेंट के अंदर दोनों चीज़ें हैं, बिल्डिंग का रेंट भी है और अलग अलग सर्विसेज का रेंट भी है या अलग अलग सर्विसेज के चार्जेस भी हैं। तो जितना भी रेंट है बिल्डिंग का, ठीक है, इनकम जितनी भी बिल्डिंग से जनरेट हो रही है उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। बाकी जो अमाउंट सर्विसेज के रेंडिशन से रिलेट करता है या सर्विसेज के रेंडरिंग से रिलेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हैं, लिफ्ट की सर्विस है, वाटर सप्लाई की सर्विसेज है, स्केवेंजिंग की सर्विसेज है या कोई और सर्विसेज जो है, जितना भी अमाउंट उनके लिए रिसीव हो रहा है, बाकी सर्विसेज के लिए रिसीव हो रहा है अदर देन बिल्डिंग, वो आपका कहाँ चला जाएगा, डिपेंड्स, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगा या फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर जाएगा। तो ये पहला केस था जहाँ पे कॉम्पोजिट रेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग का रेंट और दूसरा चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। दूसरा केस है यहाँ पे सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, कॉम्पोजिट रेंट के अंदर अब क्या कंपोनेंट है, एक तो बिल्डिंग का रेंट है और दूसरा अदर एसेट्स को भी आप लेट आउट कर रहे हो, ठीक है, और दोनों की दोनों लेटिंग्स सेपरेबल नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि सेपरेबल है या सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल तब नहीं है जब आप एक को एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरे को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब या तो दोनों को एक्सेप्ट ही करोगे, बिल्डिंग के साथ साथ फर्नीचर, मतलब बिल्डिंग के साथ साथ एसेट्स को आप एक्सेप्ट ही करोगे, या फिर दोनों को ही रिजेक्ट करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्डिंग तो आपने रेंट पे ले ली और बाकी के एसेट्स को आपने नहीं लिया, नहीं, उसका प्रोविजन ही नहीं है, दोनों को साथ में लेट आउट हो रही हैं दोनों चीज़ें, दोनों सेपरेबल नहीं है। तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर कोई इनकम नहीं जाएगी, पूरी की पूरी इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज फ्रॉम द लेटिंग ऑफ एसेट्स, जितना भी कॉम्पोजिट रेंट रिसीव हुआ वो पूरा या तो बिजनेस इनकम के अंदर जाएगा, पीजीबीपी के हेड में जाएगा, या फिर वो अदर सोर्सेज के हेड के अंदर जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्पोजिट रेंट के अंदर दोनों चीज़ें हैं, रेंट ऑफ लेटिंग ऑफ बिल्डिंग भी है प्लस लेटिंग ऑफ अदर एसेट्स भी है, बट दोनों की दोनों लेटिंग सेपरेट है। मतलब अब असेसी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो बोल सकता है कि भाई मुझको सिर्फ बिल्डिंग रेंट पे चाहिए, मुझे अब अदर एसेट्स रेंट पे नहीं चाहिए, और दोनों का रेंट जो है वो सेपरेबल है और एक चीज़ को वो एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरी को मना कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जितना भी बिल्डिंग का रेंट होगा वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, और अदर एसेट्स का जितना भी लेटिंग आउट से जितने भी इनकम रिसीव हो रही है वो जाएगी बिजनेस इनकम पीजीबीपी या अदर सोर्सेज के हेड में। वैसे तो ये पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे, पर यहाँ पे थोड़े से डिटेल के अंदर हमने इसको डिस्कस किया कि कॉम्पोजिट रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। आगे आते हैं प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। को ओनर्स क्या है, इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 26। को ओनर्स कौन है, जब एक ही प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा लोग ओन करते हैं तो उनको आप बोलते हो कि ये प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं।
अच्छा, ये सेक्शन कब अप्लाई होगा? अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। 3 कंडीशंस हैं इसके लिए। पहली कंडीशन है प्रॉपर्टी के अंदर क्या होना ज़रूरी है? प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। ये तो पहली लाइन थी आपके चार्जिंग सेक्शन की, ये तो होना ज़रूरी है ही। दूसरा कि उस बिल्डिंग को 2 या 2 से ज़्यादा लोग उस प्रॉपर्टी को ओन करते हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि सपोज 2 लोग हैं ए और बी, तो उन दोनों मिस्टर ए और बी के रिस्पेक्टिव शेयर्स डिफाइंड हैं कि ए का हिस्सा 50% है, बी का हिस्सा भी 50% है, या ए का हिस्सा 40% है और बी का हिस्सा 60% है। असर्टेनेबल है ये, ठीक है। तो क्या करोगे, ए और बी दोनों की इनकम निकालते हुए उनका रेस्पेक्टिव शेयर इनकम का ऐड कर दिया जाएगा जब भी आप उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन पर्सन्स। किन किन के लिए आपकी एग्जाम्प्ट है प्रॉपर्टी इनकम? पहला है एन एक्स रूलर फॉर हिज ऑक्यूपेशन दैट इज पैलेस। मतलब जो भी एक्स रूलर है उसकी एक पैलेस के रिस्पेक्ट में जितनी भी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी वो एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक पैलेस उसके ऑक्यूपेशन के लिए है, ठीक है, और वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगी उसकी जितनी भी इनकम है। सेकेंड है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की जो भी प्रॉपर्टी इनकम है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। वो आगे आइए, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इसकी जो भी प्रॉपर्टी इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, इनकी जो भी प्रॉपर्टी इनकम होगी। बॉडी और अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट और एंडाउमेंट्स, इनकी भी जो भी प्रॉपर्टी इनकम होगी वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। सर्टेन फंड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, ट्रेड यूनियन, statutory corporation or an institution or association financed by government for promoting in the interests of members of SC or ST, cooperative society for promoting the interest of members of SC और ST, इनकी भी जो भी प्रॉपर्टी इनकम है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। चैरिटी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी, तो जितनी भी प्रॉपर्टी इनकम इनकी हैं ये अलग अलग सेक्शंस ये गिवन है, इनके अंडर ये एग्जाम्प्ट आपकी हो जाएंगी। अब हमने बेसिक डिस्कशन तो हाउस प्रॉपर्टी का कर लिया। अब हम ये देखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है तो उससे इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, वो आपको देता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आप माइनस करते हो 2 चीज़ें, क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 2 डिडक्शंस हैं ये। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबको मिलती है, कितनी? 30% ऑफ NAV, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 30% ऑफ NAV डिडक्शन आपको मिल जाएगी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इन दोनों को माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू में से निकल के आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक करके एक एक पॉइंट को हम समझना शुरू करते हैं। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। तब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी के रेंट पे नहीं है। टैक्स फिर किस चीज़ के ऊपर है? टैक्स है बिल्डिंग की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी के ऊपर। एंड इसके लिए जो मेजर या स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया है उसे बोलते हैं एनुअल वैल्यू। तो कंप्यूटेशन शीट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये निकाला कैसे जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ लेट आउट की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ जो किराए पे दे रखी हैं, ठीक है। तो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू के निकालने के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फाइंड आउट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप निकालेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में फाइंड आउट रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। जितना रेंट नहीं मिल सका या रियलाइज नहीं हो सका उसको माइनस कर देंगे, बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से जो भी लॉस हुआ है उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। ये है आपका स्टेप 2। एक्चुअली कितना रेंट रिसीव हुआ आपने वो निकाल लिया स्टेप 2 के अंदर। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हायर ऑफ द 2 ले लीजिए, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। स्टेप 4 लॉस ड्यू टू वैकेंसी जितना भी है वो माइनस कर दीजिए आप स्टेप 3 के अंदर से, निकल आ जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये टर्म्स तो वैसे मैंने बोल दिए, आपको समझ में तो इसमें कुछ आया नहीं होगा कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या है या इनको कैसे निकालेंगे। एक एक करके देखते हैं।
पहला स्टेप है फाइंड आउट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहले तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब समझो। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है कि रीजनेबली प्रॉपर्टी से हर साल कितना रेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब रेंट कितना रिकवर किया जा सकता है ये तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसके आसपास की प्रॉपर्टीज़ का कितना रेंट है, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कैसी है, कितने साल पुरानी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, पर ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका बताया हुआ है, और वो क्या तरीका है अब हम वो देखते हैं। देखो, दो चीज़ों को आप कंसीडर करोगे, एक म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा फेयर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये म्यूनिसिपल वैल्यू आपको गिवन होगी, फेयर रेंट आपको गिवन होगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ले लीजिए, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ले लीजिए। इन दोनों का हायर आप ले लेंगे, और वो जो हायर निकल के आएगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, पर अगर प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कवर्ड है तो जो भी अमाउंट आपने निकाला वो स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने क्या बोला, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर बट नॉट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब दो चीज़ें, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट का मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टी सेम या सिमिलर लोकेशन में कितना रेंट फेच कर सकती है, उसको आप बोलते हैं आपका फेयर रेंट। एंड स्टैंडर्ड रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट वो मैक्सिमम रेंट है जो लीगली एक टेनेंट से रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत रिकवर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, सिंपली इलस्ट्रेशन आएगी आपके एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं ये इलस्ट्रेशन। म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है आपको 50, फेयर रेंट है 56, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट आपका यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 56 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालते हैं आप रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट दिस इज सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं था तो हमने सिंपली दोनों का हायर ले लिया। बी देखते हैं, 50 म्यूनिसिपल वैल्यू, 56 फेयर रेंट, दोनों का हायर 56 बट सब्जेक्ट दिस टू दी स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 55, तो ये आ जाएगा आपका कितना 55, यहाँ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप सबसे पहले हायर ले लीजिए दोनों का, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, एंड देन ले लीजिए क्या, लोअर ऑफ किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, एंड देन टेक लोअर ऑफ द टू, स्टैंडर्ड रेंट का लोअर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सी केस में आ जाइए, दोनों का हायर आ गया 56 और फिर उसमें से लोअर ले लीजिए, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 45, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 45। तो किसी भी केस में आपका जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता, बट स्टैंडर्ड रेंट से कम ज़रूर हो सकता है। 50 और 58 है, हायर लिया आपने 58, स्टैंडर्ड रेंट है 55, सो कितना आ जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 55। ई केस में 50 एंड 61, हायर दोनों का 61 एंड स्टैंडर्ड रेंट है 73, तो लोअर लेना था स्टैंडर्ड रेंट का, तो स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 61, इस केस के अंदर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, आपका स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट कभी भी किससे एक्सीड नहीं करेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से एक्सीड नहीं करेगा। हाँ, बट स्टैंडर्ड रेंट से ये अमाउंट कम ज़रूर हो सकता है। ठीक है, ये था आपका स्टेप 1 जिसमें आपने क्या निकालना सीखा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकालना सीखा। आगे आते हैं स्टेप 2 के अंदर, फाइंड आउट रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअली कितना रेंट रिसीव हो रहा है, अब हम वो निकालते हैं। तो कितना रेंट, देखो, रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर और दैट पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर विच द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट, जितने भी पार्ट के लिए 4 महीने 5 महीने 10 महीने जितने भी पार्ट के लिए आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है लेट आउट के लिए, आप उस महीने का उतने टाइम पीरियड का रेंट ले लीजिए, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर दीजिए अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो, कंडीशंस हम आगे देखेंगे। दिस विल गिव यू द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी।
तो ये स्टेप 2 था आपका रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालने का, वो भी हमने निकालना सीख लिया। एक बार और वापस हम स्टेप्स पे जाते हैं ऊपर। देखो क्या स्टेप्स थे, फाइंड आउट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ये हमने निकालना देख लिया कैसे निकालेंगे। म्यूनिसिपल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर एंड सब्जेक्ट दैट टू स्टैंडर्ड रेंट, दैट विल गिव यू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल ये भी हमने देख लिया। स्टेप 3 में क्या करना है, इन दोनों का हायर लोगे। स्टेप 4 में अगर वैकेंसी की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो उसको माइनस करोगे, एंड स्टेप 3 माइनस स्टेप 4 विल गिव यू दी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मेन जो दो कंपोनेंट्स थे वो हम इसके अब देख चुके हैं, और ये हमने बात करी उन प्रॉपर्टीज़ की जो लेट आउट कर रखी हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, जो प्रॉपर्टीज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी इनकम आप कैसे निकालोगे। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कंप्यूटेशन निकालने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ को गवर्न या रेगुलेट करते हैं। तो पहला है अ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड फॉर ऑन बिजनेस पर्पसेस। तो यहाँ क्या हो रहा है कि असेसी अपनी प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, एंड इस केस में असेसी बिजनेस और प्रोफेशन के टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालते टाइम रेंट के रिस्पेक्ट में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। दूसरा केस आता है when more than one property is occupied for own residential purpose। अब एसएससी की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको वो क्लेम कर रहा है कि वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के अंदर रह रहा है, या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसने अपने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ऑक्यूपाई कर रखी है। तो इस केस में क्या होगा, असेसी अपनी चॉइस के हिसाब से एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है, और बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं दे विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। तो देखो हमने बात करी थी कि रेंट जो इनकम जो चार्जेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, एक्चुअल रेंट बेसिस के ऊपर चार्जेबल नहीं होता। अब चाहे असेसी ने बाकी की प्रॉपर्टीज़ को रेंट उससे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात से अब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि एक ही प्रॉपर्टी को वो अपना रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चूज़ कर सकता है या सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है। बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ मान ली जाएंगी कि हाँ रेंट पे चढ़ा रखी है, और उनसे जो भी रेंट आपने जो स्टेप्स सीखे थे पीछे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से निकाली जाएगी, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर करके निकाली जाएगी, उन सब के रिस्पेक्ट में इस तरीके से आप टैक्सेबल उसको कर दोगे, और उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रिस्पेक्ट में असेसी को टैक्स देना पड़ेगा। तो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के केस में टैक्सेबल इनकम ठीक वैसे ही निकाली जाएगी जैसे हम पीछे सीख के आए हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आगे आइए, इन द केस ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज सच द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग टैक्सेबल इनकम इज एज फॉलोड। तो एक प्रॉपर्टी जो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ वन सेल्फ प्रॉपर्टी। तो वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकती है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास। पहली कैटेगरी क्या है कि पूरे साल खुद के रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है, और वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी किसी और यूज़ में उस प्रॉपर्टी को नहीं लिया गया। सो पूरे साल असेसी उसके अंदर खुद रह रहा है और अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब इनको बाइफर्केट क्यों किया गया है? बाय द वे बाइफर्केशन इसलिए किया गया है क्योंकि हर केस के अंदर टैक्सेबल इनकम अलग निकल के आएगी, और ट्रीटमेंट इनको निकालने का, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सारे के सारा अलग है। इसलिए इनको 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 अलग कैटेगरीज हैं हमारे पास। सेकेंड है कि असेसी की नौकरी या बिजनेस और प्रोफेशन किसी दूसरी जगह पे है, और उस दूसरी जगह पे उसकी नौकरी या बिजनेस और प्रोफेशन होने की वजह से वो ये प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे एनुअल वैल्यू, वो भी हम सीखेंगे। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है कि सपोज मान लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी के अंदर 3 फ्लोर हैं,
तो जिसमें से एक फ्लोर असेसी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम किया हुआ है और बाकी के दोनों फ्लोर्स इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स उनको लेट आउट कर रखा है। ये चीज़ तो आपको बहुत देखने को मिलती भी होगी कि ओनर है, एक फ्लोर के ऊपर खुद रह रहे हैं, बाकी के सारे फ्लोर्स लेट आउट कर रखे हैं। तो ये है थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है कि आपकी जो भी हाउस प्रॉपर्टी है वो साल के कुछ महीने तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी के महीने लेट आउट है। अब एक एक करके हम इन चारों कैटेगरीज के लिए देखते हैं कि एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो पहली कैटेगरी हमारे पास है अ हाउस प्रॉपर्टी फुल्ली यूटिलाइज्ड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस, सेक्शन 23(2)(a। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो पूरे के पूरे साल ओनर ने अपने सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करी है और किसी भी टाइम पीरियड के लिए उसे लेट आउट नहीं किया है। तो इस केस में प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मान ली जाएगी। कब नील मान ली जाएगी? अगर दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो। कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है कि प्रॉपर्टी को आपने पूरे साल में किसी भी टाइम पीरियड के लिए लेट आउट नहीं किया, या 1 महीने 2 महीने कितने भी टाइम पीरियड के लिए उसको लेट आउट नहीं किया गया, पूरे साल ओनर ने उसको खुद के रहने के लिए सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है। सेकेंड कंडीशन है उस प्रॉपर्टी से कोई और बेनिफिट भी डिराइव नहीं हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या मान ली जाएगी? नील मान ली जाएगी। अच्छा, अब इसके केस में कंप्यूटेशन कैसे निकालेंगे वो और देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, वो भी नील आएगा। नेट एनुअल वैल्यू नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तो नेट एनुअल वैल्यू ही नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नील आएगी ही सही। आगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दिस इज डिडक्टिबल एंड इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ पे कर रहे हो तो ये नेगेटिव इस केस में निकल के आएगी। तो ये है क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? अगर पैसा बोरो कर रखा है हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए तो उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना उसकी भी लिमिट है, उसका कैप है। वो भी हम आगे देखेंगे कि कितने तक का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे माइनस होएगा। एंड अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो ये हमने पहली कैटेगरी की बात करी जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए ओनर ने खुद के लिए सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ऑक्यूपाई कर रखी थी। सेकेंड कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी है अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर owing to employment और business और profession carried on at any other place। तो यहाँ क्या हो रहा है, ओनर की हाउस प्रॉपर्टी तो है पर वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो पा रही है। और रीज़न क्या है उसका? ओनर का जो एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस और प्रोफेशन है वो किसी और दूसरी जगह पे है। ठीक है, तो इस प्रोविज़न के लिए कुछ कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है कि असेसी की सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी है एंड उसका एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस और प्रोफेशन किसी दूसरी जगह पे होने की वजह से वो उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में है कि जिस भी दूसरी जगह पे ओनर का एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस और प्रोफेशन है वहाँ पे वो जिस बिल्डिंग के अंदर रह रहा है वो उसका ओनर नहीं है। तो जो भी दूसरी बिल्डिंग उसने ऑक्यूपाई कर रखी है वो वहाँ पे रेंट पे रह रहा है। थर्ड कंडीशन है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसके पास जो हाउस प्रॉपर्टी वो ओन करता है उस प्रॉपर्टी से उसे कोई और बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा है, मतलब रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी से जनरेट नहीं हो रही है। तो इस केस में भी मेथड जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का सेम रहेगा जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमने देखा। सब कुछ नील आएगा, बस लास्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर कुछ है तो वो डिडक्ट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी नील निकल के आएगी। तो ये हमने सेकेंड केस देखा। अब थर्ड केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट इज लेट आउट।
तो अब एक घर मान लीजिए जिसमें 2-3 के आसपास आपके इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। तो एक फ्लोर के ऊपर ओनर खुद रह रहा है और बाकी के जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, बाकी के जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, वो उसने लेट आउट कर रखे हैं। तो उस केस में इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड जो पोर्शन है, सपोज जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खुद रह रहा है, तो ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में आप वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में सीख के आए हैं। सब कुछ नील, बस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो भी है वो आपका माइनस हो जाएगा। और दूसरा, ऊपर के जो 2 फ्लोर जिनकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, जो लेट आउट कर रखे हैं, वो वैसे ही निकलेंगे जैसे आप लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था थर्ड केस जहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी पार्ट प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड था और कुछ पार्ट प्रॉपर्टी का लेट आउट कर रखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस के अंदर क्या है? यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस for a part of the year and lying vacant for remaining part because of business or profession is situated at some other place as given above in section 23(2)(b। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ ये हो रहा है कि आपने कुछ पार्ट के लिए, सपोज 5 महीने तो आप प्रॉपर्टी के अंदर अपने रहे हैं और बाकी के पार्ट के लिए आपने लेट आउट कर दिया प्रॉपर्टी को। ठीक है, मतलब कुछ महीने आप खुद ऑक्यूपाई किया, कुछ महीने आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट करके आपने किराए पे उस प्रॉपर्टी को दे रखा है। तो इस केस में जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपने निकाला था कंप्यूटेशन, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 23(2)(a का बेनिफिट इस केस में नहीं मिलेगा और ऐसा मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए लेट आउट किया हुआ था एंड अकॉर्डिंगली आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें कंप्यूट करेंगे। तो ये हमने 4 केसेस देखे। अब इसी का ये टेबल में समराइज्ड फॉर्म है, इससे और देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आपको इसमें आ जाएगी। आइए, ब्रीफ प्रोविजन। पहला केस है इसके अंदर, इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो प्रॉपर्टी जो है ओनर के पास वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रही है, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी और जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड while calculating income from business or profession under section 28। तो वो सारा का सारा ट्रीटमेंट कहाँ पे जाएगा? वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की जब आप इनकम निकालोगे, कितना खर्चा किया क्या नहीं किया, वो सारा बीजीबीपी के हेड में जाएगा। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। आगे आइए, सेकेंड केस, इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेजिडेंस ऑफ द ओनर एंड हिज फैमिली मेंबर्स। अगर एक ही प्रॉपर्टी इस पर्पस के लिए यूज हो रही है एंड इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज्ड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस एंड इज नॉट लेट आउट और पुट टू एनी अदर यूज। देखिए, ये आपको पता चल गया होगा कि हम पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट आपको मिल जाता है, वो डिडक्टेबल हो जाता है। ठीक है, और कितना डिडक्ट होगा अब यहाँ पे हम लिमिट देखते हैं, 30,000 और रुपीज़ 2 लाख। अब ये आगे देखेंगे किस केस में 30,000 डिडक्ट करोगे और किस केस में 2 लाख आप डिडक्ट करोगे। सेकेंड कैटेगरी, इफ सच प्रॉपर्टी कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द ओनर इज सिचुएटेड एट सम अदर प्लेस। तो ये भी आपका सेकेंड कैटेगरी है। सेम उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट चलता है जैसे कि आपने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर किया। कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट हालांकि इस केस में आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा? 30,000 रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल कंडीशंस विच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23(2)(b। तो इसके लिए हमने 3 कंडीशंस देखी थी, उन तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना यहाँ पे ज़रूरी है। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर पार्ट इज लेट आउट। तो इसके अंदर हम बाइफर्केशन करेंगे, जो इंडिपेंडेंट यूनिट है या जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है वो टैक्सेबल नहीं होगी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा 30,000 और रुपीज़ 2 लाख, विच एवर इज द केस। एंड जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के केस में जो भी इनकम आएगी वो लेट आउट यूनिट के हिसाब से कंप्यूटेशन उसकी की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सच प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर दी अदर पार्ट ऑफ द ईयर। 6 महीने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है और बाकी के 6 महीने के लिए किराए पे दे रखा है, तो यहाँ पे कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाएगा कि प्रॉपर्टी को
पूरे साल के लिए लेट आउट किया गया था। आगे देखते हैं बी, इफ़ मोर देन वन प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो उस केस में ओनर क्या करेगा, एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करेगा। उसकी मर्जी है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। तो एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ली जाएगी अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर, और बाकी की उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं दे विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, जितनी भी बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मान ली जाएंगी, दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 25AA और दूसरा है सेक्शन 25B। सेक्शन 25AA क्या है, इट टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो अनरियलाइज्ड रेंट अगर सब्सिक्वेंटली रिसीव होता है तो वो ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल होता है। ठीक है, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। कौन से हेड के अंदर, ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। और अमाउंट कितना टैक्सेबल होता है, 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। ठीक, ये था सेक्शन 25AA। अब आता है सेक्शन 25B। सेक्शन 25B ये सेक्शन रिलेटेड है अरियर्स ऑफ रेंट से। ठीक है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी कब टैक्सेबल होगा, इन द ईयर ऑफ रिसीट। और कितना टैक्सेबल होगा, डिडक्शन दी जाएगी 30% की और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग डिडक्शन ऑफ 30%। तो 70% अमाउंट इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, ये पोजीशन थी आपकी असेसमेंट ईयर 2017-18 से पहले। अब असेसमेंट ईयर 2017-18 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट क्या की गई, अब ये देखते हैं। इन दोनों सेक्शंस को मर्ज करके सेक्शन 25AA एंड सेक्शन 25B को मर्ज करके एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। क्या सेक्शन है वो, सेक्शन 25A। ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 25A। इन दोनों सेक्शंस को मर्ज कर दिया है और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस सेक्शन के अंडर की गई है। तो ये सेक्शन क्या बात करता है, अब ये सेक्शन दोनों की बात करता है। किस चीज़ की, अरियर्स ऑफ रेंट एज वेल एज अनरियलाइज्ड रेंट। तो दोनों की बात ये करेगा। Now both of these will be taxed under one section, that is section 25A। अब इसके प्रोविजंस देखते हैं। प्रोविजंस दो पार्ट्स में। पहला, जो भी अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव होगा या फिर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होगा वो ईयर ऑफ रिसीट में हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे भी सेम पोजीशन थी, जो भी अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव होगा या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होगा वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ईयर ऑफ रिसीट के अंदर ये टैक्सेबल होगा। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ईयर ऑफ रिसीट में असेसी उस प्रॉपर्टी का ओनर है या ओनर नहीं है। ठीक है, बट जितना भी अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होगा वो ईयर ऑफ रिसीट के अंदर टैक्सेबल होगा। पहले भी सेम पोजीशन थी, अब भी सेम पोजीशन है। अब देखो इसमें मॉडिफिकेशन कहाँ किया गया है, दूसरा है, ये मेन पॉइंट है। दोनों अनरियलाइज्ड रेंट में और आपका अरियर्स ऑफ रेंट के केस में 30% की डिडक्शन दी जाएगी। 30% डिडक्शन शैल बी अलाउड both from arrears of rent as well as unrealized rent। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक, अब क्या था कि आपने देखा कि कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव टैक्सेबल होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये नया अमेंडमेंट से पहले सिर्फ अरियर्स ऑफ रेंट में सिर्फ यहाँ पे 30% की डिडक्शन मिलती थी
और ये आपका अनरियलाइज्ड रेंट के केस में 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड टैक्सेबल होता था। अब दोनों के केस में डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, चाहे वो अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो रहा हो या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो रहा है। दोनों के केस में 30% के डिडक्शन देने के बाद 70% अमाउंट आपका इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। आपके नोट्स के अंदर दोनों प्रोविजंस दिए हुए हैं। ये पुराने प्रोविजंस हैं। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट के केस में क्या था, ठीक है। इसके बाद रिसीट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, ये सेक्शन 25B, और इसके बाद मैंने दिया हुआ है जो नई पोजीशन अब आई है, दिस इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18, और ये दोनों के प्रोविजंस लिखे हुए हैं। मॉडिफिकेशन वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब दोनों से अलाउड होगा, चाहे वो अरियर्स ऑफ रेंट हो या फिर अनरियलाइज्ड रेंट हो। तो ये हमने बात करी सेक्शन 25A की। आइए आगे आते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पे। म्यूनिसिपल टैक्स क्या है, तो देखिए अब तक हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का डिस्कशन पूरा हो गया, कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल टैक्स है क्या? म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा लगाए गए टैक्स को आप बोलते हो म्यूनिसिपल टैक्स। जैसे कि वाटर की सर्विसेज के ऊपर, सीवरेज सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका होता है म्यूनिसिपल टैक्स। इसको आप माइनस करते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से और निकल के आता है क्या, आपका नेट एनुअल वैल्यू। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है पेड बाय ओनर। ठीक, इसका क्या मतलब है कि डिडक्शन जब तभी मिलेगी जब ओनर ने इसकी पेमेंट की होगी। तो जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स पे किया उसकी डिडक्शन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्लेम की जा सकती है और इसको आप लोकल टैक्स भी बोलते हो। तो पहली कंडीशन हमने देख ली, डिडक्शन तभी मिलेगी जब ओनर ने उसकी प्रीवियस ईयर के अंदर पेमेंट करी। बी पॉइंट, प्रॉपर्टी लेट आउट। ये डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ के केस में नहीं मिलती, सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टीज़ या डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के केस में ये म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट है ईयर ऑफ पेमेंट। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस प्रीवियस ईयर के थे बट उसकी पेमेंट करंट प्रीवियस ईयर के अंदर की जा रही है तो डिडक्शन किस ईयर में मिलेगी? जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं उस साल के अंदर डिडक्शन मिलेगी। नाउ सपोज 2014-15 प्रीवियस ईयर के म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट आप कब कर रहे हो? 2016-17 प्रीवियस ईयर के अंदर कर रहे हो, तो डिडक्शन उसकी कब मिलेगी? जब आप पेमेंट कर रहे हो प्रीवियस ईयर 2016-17 के अंडर उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। दैट इज इन द ईयर ऑफ पेमेंट। प्रीवियस ईयर का था बट पेमेंट जब करी तब आपको डिडक्शन मिलेगी। आगे आता है एडवांस टैक्सेस। इसमें क्या है इस पॉइंट के अंदर? देखिए, जबकि अगर एडवांस टैक्स की पेमेंट की है म्यूनिसिपल टैक्सेस की तो ईयर ऑफ पेमेंट में डिडक्शन ना मिलके उस ईयर में डिडक्शन मिलेगी जिस ईयर का एक्चुअली वो बिलोंग करता था। एक्चुअल में जिस ईयर में अमाउंट ड्यू होगा उस टाइम पे आपको डिडक्शन मिलेगी। अब आप आज ही पेमेंट कर दीजिए 10 साल की, 2016-17 प्रीवियस ईयर में आप 10 साल की एडवांस में पेमेंट कर दीजिए 2027 तक, ठीक है। आज की डेट में आपको 2017 में डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब जब अमाउंट ड्यू होगा तब तब डिडक्शन इसकी मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्न बाय टेनेंट। तो अगर पेमेंट टेनेंट ने करी है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन तभी मिलेगी जब ओनर ने इसकी पेमेंट करी है एंड ओनर इसको क्लेम कर सकता है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर देखते हैं फॉरेन प्रॉपर्टी। इस पॉइंट में क्या है फॉरेन प्रॉपर्टी में? अगर फॉरेन कंट्री की फॉरेन लोकल अथॉरिटी के हिसाब से जो भी आपने पेमेंट करी है उसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमने पहले भी देखा था कि जो फॉरेन कंट्री के अंदर आपने जितना भी म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आगे देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट एंड वॉज वेकेंट ड्यूरिंग दी होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये वैकेंसी वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की जो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट की गई है एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए वेकेंट है।
तो इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अब हम वो देखते हैं। सो द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी, 3 पॉइंट्स हैं। पहला, या तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगी, और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, देखिए सबसे पहले हमने इसी की बात करी थी, municipal value or fair rent, whichever is higher, and will subject that to standard rent, that will give you reasonable expected rent। इसके अलावा दो केसेस और बन सकते हैं। बी में क्या है, कौन सा केस है ये, पहला केस है प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को लेट आउट किया एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ए पॉइंट दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा निकल कर आया, तो एनुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये था बी केस। सी केस के अंदर आते हैं। अब फिर से हमने प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, कुछ पार्ट के लिए लेट आउट किया हुआ है और बाकी पार्ट या बाकी मंथ्स में प्रॉपर्टी वेकेंट थी, और इस वैकेंसी के चलते, इस वैकेंसी की वजह से जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, तो इस केस में भी एनुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो क्लियरली यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। कौन कौन सी दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन हमारे पास है, पहली सिचुएशन क्या है ये, कुछ पार्ट के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया और बाकी पार्ट के लिए वेकेंट थी, ठीक है। तो लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ ईयर एंड वेकेंट फॉर रेस्ट ईयर। And actual rent received is more than reasonable expected rent in spite of vacancy period। वैकेंसी पीरियड था, वेकेंट था मकान कुछ पार्ट के लिए, और फिर भी उसके बावजूद भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ज़्यादा आ रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से। तो क्लॉज सी तो यहाँ एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, राइट। क्लॉज सी क्या था कि वैकेंसी के चलते आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम आ रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से, तो क्लॉज सी यहाँ एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, gross annual value will be your higher of reasonable expected rent or actual rent received or receivable। received or receivable। इसके ऊपर एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ अ हाउस इज ₹90,000, fair rent 1,40,000, standard rent 1,20,000। The house property has been let for ₹12,000 per month and was vacant for 1 month during the previous year 2016-17. Municipal taxes paid during the year were ₹40,000. Compute the annual value for assessment year 2017-18। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 में आप क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकलता है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपके पास है 90,000, फेयर रेंट है 1,40,000, इन दोनों का हायर ले लेंगे 1,40,000 एंड देन सब्जेक्ट दिस टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,20,000। सो लोअर ऑफ 1,20,000 और 1,40,000। 1,20,000 आपका क्या आ गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब बी में क्या करोगे, ये आपने ए निकाल लिया एक्सपेक्टेड रेंट, बी क्या निकालोगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। वो कितना है, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर ₹12,000 per month and was vacant for 1 month during the previous year 2016-17। So 12,000 rupees per month for a period of 11 months। क्यों, एक महीने के लिए तो प्रॉपर्टी आपकी वेकेंट है ऑलरेडी, 1,32,000।
तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, 1 मंथ का वैकेंसी पीरियड है, लेकिन फिर भी एक्चुअल रेंट जो है आपका 1,32,000, ये किससे ज़्यादा है, आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये आपका केस बी के अंडर फॉल कर रहा है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, हायर ऑफ ए एंड बी, ए और बी एक्चुअली, 1,32,000। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 40,000 एंड दिस विल गिव यू NAV कितना, 92,000। तो ये हमने पहली सिचुएशन की बात की जिसमें हमने देखा वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी के बावजूद भी जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल निकल के आ रहा है वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा निकल के आ रहा है। उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आएगी हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब हम सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, ये थी आपकी सिचुएशन 1। अब देखते हैं सिचुएशन 2 क्या है। सिचुएशन 2 है वही, प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज वेकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट की, बाकी पीरियड दैट इज पार्ट ऑफ द ईयर के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट थी। और अब इस वैकेंसी के चलते एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ओइंग टू वैकेंसी। ये चीज़ ज़रूरी है, वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल क्या आ रहा है, कम आ रहा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से। तो इस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ली जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इस केस पे हम हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीधी सीधी आपकी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकल के आ जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, टेक द अबव क्वेश्चन एंड एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर 3 months, डिटरमिन द एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। तो क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं एक बार और। क्या था, म्यूनिसिपल वैल्यू 90,000 थी, फेयर रेंट 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000, 12,000 पर मंथ का हाउस प्रॉपर्टी का रेंट था और वेकेंट अब 1 महीने की जगह 3 महीने है। ये डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट जब आप निकालेंगे या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे तो उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, सेम उसी तरीके से निकलेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर एंड सब्जेक्ट दिस टू स्टैंडर्ड रेंट, कितना आया था, 1,20,000। अब निकालते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। 12,000 पर मंथ के लिए लेट आउट किया हुआ है और अब 3 महीने के लिए वेकेंट है, तो रेंट कितने महीने के लिए रिसीव होगा, 9 months के लिए रेंट रिसीव होगा। कितना, 1,08,000 रुपीज़। तो यहाँ आपने देखा कि वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अगर वैकेंसी नहीं होती तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना होता, तो 12 months का आप लेते 1,44,000 रुपीज़ आ जाता डायरेक्टली। ठीक है, पर सिर्फ वैकेंसी है उसकी वजह से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। तो इस केस में आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू दी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। हमारे केस में कितनी है, 1,08,000 एंड अकॉर्डिंगली ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेके हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। जीवी आ गई 1,08,000, उसमें से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड
40,000 के, एंड आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी 68,000 इस केस में। ठीक है, तो ये हमने वैकेंसी वाले पार्ट को डील किया कि अगर वैकेंसी होती है लेट आउट प्रॉपर्टी में तो उसका क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो यहाँ पे हमने सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। तो अब हम नेट एनुअल वैल्यू तक तो पहुँच गए। अब बात करते हैं नेट एनुअल वैल्यू में से आपको डिडक्शंस कौन कौन सी मिलेंगी। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। कितनी? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो ये तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में मिलेगी? मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, डेप्रिसिएशन। एंड चूंकि ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की ऑलरेडी दे दी है नेट एनुअल वैल्यू में से, तो जब असेसी इनके लिए पेमेंट करेगा तो सेपरेटली कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो ये माना जाता है कि ऑन एन एवरेज 30% का खर्चा असेसी का इन सब के लिए कलेक्टिवली आपको दिया गया है, या कलेक्टिवली इनके लिए असेसी जो है वो इनकर करता है। ठीक है, तो 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी नेट एनुअल वैल्यू में से। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आपको अलग से मेंशन किए भी हुए हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस की इतनी पेमेंट करी या रिपेयर्स की इतनी पेमेंट करी, उसका आपको कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 30% की डिडक्शन आपको नेट एनुअल वैल्यू में से इन सब के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये था पहला कंपोनेंट नेट एनुअल वैल्यू में से। पहली डिडक्शन हमने करी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। अब हम ये देखते हैं, ये दूसरा कंपोनेंट है जो एनएवी में से माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहला, पर्पस ऑफ लोन। अगर एसएससी ने लोन घर के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उसके लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन भी एसएससी को मिल जाएगी। सेकंड है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या है? इंटरेस्ट की डिडक्शन एक्रूअल बेसिस के ऊपर मिलेगी। चाहे एसएससी सारी की सारी पेमेंट आज की डेट में कर दे, फिर भी उसकी डिडक्शन जो मिलेगी वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही मिलेगी। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब अगर एसएससी ने लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसकी डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। फोर्थ है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या है? अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर या कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए जो भी ब्रोकर को कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट करी उसकी डिडक्शन यहाँ नहीं दी जाएगी। आगे आता है प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। अब पहले तो ये समझिए कि प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। सपोज आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2015 को एंड हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की 3 मई 2017 को। इसको ज़रा लिख के समझते हैं थोड़ा सा। ये आपका प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है इसके अंदर? थोड़ा सा फिगर्स लेके चलते हैं। आपने लोन किस डेट को लिया? 1 अप्रैल 2015 को। एंड हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कौन सी डेट को करी? सपोज आपने एक्वायर करी 3 मई 2017 को। एक्वायर करी या कंस्ट्रक्शन जिस दिन कंप्लीट हुई, कोई भी चीज़ आप दोनों में से ले सकते हैं। ठीक है, सपोज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी 3 मई 2017 को। तो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का मतलब है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2017। और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट क्या हुआ? इस पीरियड के इंटरेस्ट को आप बोलोगे प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आपने? आपने स्टार्ट किया फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोवल ऑफ लोन। जिस दिन पे आपने लोन लिया था वहाँ से आपने स्टार्ट किया, दैट इज़ 1 अप्रैल 2015। और कब तक लेके गए? जिस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
कब आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी है या कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है? 3 मई 2017 को। उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2017। हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी 3 मई 2017 को, इससे ठीक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आया 31 मार्च 2017। तो हमारा प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का पीरियड कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 तक का। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। तो ये जितना भी प्रायर पीरियड इंटरेस्ट है ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अलाउड होगा। एक साथ ये प्रायर पीरियड इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अलाउड होगा। और ये डिडक्शन प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की कब से मिलनी शुरू होगी? उस ईयर से जिस ईयर में आपने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी या फिर जिस ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उस ईयर से ये आपको प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंडर ये बेनिफिट मिलेगा। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर in which property is acquired or construction is complete or construction completed, तब से ये आपको इसकी डिडक्शन मिलनी शुरू होगी। वापस जाते हैं नोट्स पे। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट shall be allowed in 5 equal installments commencing from the financial year in which the property was acquired or construction was completed। तो हमने यही बात करी। और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स द इंटरेस्ट from the date of borrowing of loan up to the end of the financial year immediately preceding the financial year in which the acquisition was made or construction was completed। इसी को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे दी एग्जिस्टिंग लोन। यहाँ पे क्या बोला गया? अब अगर आपने एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करने के लिए फ्रेश लोन एक्वायर किया है तो उस केस में फ्रेश लोन के जो भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, जो भी फ्रेश लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा, वो उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। ये था आपका जब आपने फ्रेश लोन लिया, किस चीज़ के लिए? एग्जिस्टिंग लोन की रीपेमेंट करने के लिए या पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडमिसिबल इंटरेस्ट। इनएडमिसिबल इंटरेस्ट के अंदर क्या बोला गया कि अगर लोन फॉरेन कंट्री से लिया है एंड इंटरेस्ट की पेमेंट पर इंडिया में टीडीएस नहीं कटा है। आपको पता है जब भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे फॉरेन कंट्री में तो इंडिया के अंदर पहले उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, टैक्स आपको पहले उसके ऊपर देना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा है एंड इसके रिस्पेक्ट में इंडिया के अंदर कोई भी एजेंट अपॉइंट नहीं किया गया है तो इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दिस शेल नॉट बी एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट। अब जिस भी बंदे से आपने लोन लिया है या अमाउंट बोरो किया है उसे एक सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा है। और क्या लिखा होगा सर्टिफिकेट के अंदर कि कितना अमाउंट बोरो किया गया है। ये सर्टिफिकेट असेसी को लेना पड़ेगा। असेसी शुड फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम हुम द अमाउंट इज बोरोड। तो ये था सर्टिफिकेट। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स देखे किससे रिलेटेड। ये आपके पॉइंट्स थे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B के अंडर हमने इन 8 पॉइंट्स को समझा। अब आता है मैक्सिमम सीलिंग, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी। पहला है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ों की बात हम यहाँ पे करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा और लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में क्या होगा। तो पहले देखते हैं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में दो डिडक्शन मिलेंगी।
एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, दैट इज जिसको हमने प्रायर पीरियड इंटरेस्ट भी बोला, ये कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा था, और करंट पीरियड इंटरेस्ट, दोनों को मिलाकर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है। अगर 3 कंडीशंस दी हुई हैं, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए, और अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगी 30,000 रुपीज़। तो पहले कंडीशंस देखते हैं, 3 कंडीशंस कौन सी हैं ताकि आपको 2 लाख तक की इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिल सके। पहली कंडीशन, कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग द हाउस प्रॉपर्टी। तो आपने जो है कैपिटल कब बोरो करी है, 1 अप्रैल 1999 के बाद, और किस पर्पस के लिए एक्वायर करी है, सिर्फ 2 पर्पस यहाँ पे कवर किए गए हैं, एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बाकी के पर्पसेस को यहाँ पे, रिपेयर्स को या बाकी के पर्पसेस को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। 2 लाख की डिडक्शन आपको सिर्फ तब मिल सकती है जब आपने या तो हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने लोन लिया है। सेकेंड कंडीशन के अंदर है कि जिस साल में लोन लिया उसके 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। या तो 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने एक्विजिशन के लिए लोन लिया है तो प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर लीजिए, या अगर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी आपकी कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए। थर्ड कंडीशन के ऊपर आते हैं, आपने जिससे भी लोन लिया है उसने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है कि लोन हाउस की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया गया है, या फिर फ्रेश लोन लिया है एग्जिस्टिंग लोन की रीपेमेंट के लिए। यह है थर्ड कंडीशन। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी 2 लाख रुपीज़। और इसके अलावा अगर कोई और केस है, फॉर एग्जांपल आपने जो कैपिटल बोरो करी है वो रिपेयर्स के लिए बोरो करी है मकान के, तो उस केस में तो आपको 2 लाख का इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता, आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं, सिर्फ 30,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई 5 साल के अंदर तो भी आपको 30,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की। तो अगर स्ट्रिक्टली इन तीनों केसेस से अगर बाहर, तीनों कंडीशंस के बाहर अगर बात जा रही है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन सिर्फ 30,000 रुपीज़ की मिलेगी, इससे ज़्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये हमने बात करी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ की। अब आगे आते हैं इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो जितने भी इंटरेस्ट की आपने पेमेंट करी उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है या कोई कैप नहीं है कि 30,000 या 2 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन आपको मिलेगी। यहाँ पे पूरे के पूरे अमाउंट की, जितने की भी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, कोई मैक्सिमम सीलिंग नहीं है, आपको पूरे की डिडक्शन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में मिलेगी। अब देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, सारी चीज़ें नील होती हैं, सिर्फ एक यही है जो आपका नेगेटिव के अंदर फिगर आती है, राइट, और इसको आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मैक्सिमम कैप आपको जहाँ यहाँ पे जो दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में 30,000 रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ दिया इन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता, राइट। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में कोई भी मैक्सिमम सीलिंग नहीं है, जितना भी आपने पेमेंट करी उतने की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट तो हमने समझा था, इसको अब ज़रा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी इसके अंदर आए। तो लोन वॉज टेकन ऑन 1/7/2014 for rupees 8 lakh at the rate of 9% per annum. Date of completion of construction is 31st May 2017. Loan amount remains outstanding till date. प्रायर पीरियड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए पहला स्टेप था, आप आइडेंटिफाई कर लिए कि किस डेट पे आपने लोन को बोरो किया है या डेट ऑफ बोरोवल ऑफ लोन क्या है। हमारे एग्जाम्पल में है 1/7/2014, 1 जुलाई 2014 है, तो प्रीवियस ईयर हो गया आपका 14-15। अब क्या आइडेंटिफाई करेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन और एक्विजिशन 31st May 2017, प्रीवियस ईयर 17-18। अब क्या करोगे, कौन सा था प्रायर पीरियड इंटरेस्ट,
जिस डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है या एक्विजिशन आपने किया है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 31 मार्च 2017। किस में फॉल कर रहा है? प्रीवियस ईयर 16-17 के अंडर। तो थर्ड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the date of completion or acquisition, that is 31st March 2017. Prior period क्या निकल के आया? The period starting from 1st July 2014 to 31st March 2017. कितने महीने निकल के आए? ये 33 मंथ्स निकल के आए। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 8 लाख का लोन था, उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट है और 33 मंथ्स का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो ये 1,98,000 रुपीज़ निकल के आया। कैलकुलेशन ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है। तो मैंने बताया था ये जो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिलेगी। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, हर इंस्टॉलमेंट कितने की मिल जाएगी आपको? 39,600 रुपीज़ की। और किस ईयर से स्टार्ट होगी? जिस ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है या जिस ईयर में आपने एक्वायर कर लिए हाउस प्रॉपर्टी को, उस ईयर से ये डिडक्शन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखो, करंट ईयर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलेगी। करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है? 8 लाख के ऊपर 9% 72,000 और इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस आपका प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना? 1,98,000 का 1/5 जो हमने निकाला 39,600। तो करंट ईयर में आपको टोटल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 72,000 करंट ईयर के लिए एंड प्रायर पीरियड इंटरेस्ट के लिए 39,600। तो टोटल इंटरेस्ट की डिडक्शन जो आपको मिल जाएगी वो मिलेगी 1,11,600। अभी आपको समरी दे रखी है कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से आप स्टार्ट करेंगे। इन दोनों का हायर ले लेंगे, विल सब्जेक्ट दिस टू स्टैंडर्ड रेंट। क्या निकल के आएगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, आगे क्या करेंगे? एनुअल रेंट, टोटल रेंट एज्यूमिंग द प्रॉपर्टी टू बी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो ये आपने निकालेंगे आप एनुअल रेंट, उसमें से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट अगर कोई है तो ये निकल के आ जाएगा एक्चुअल रेंट। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट विल गिव यू दी एक्चुअल रेंट। अब आप क्या करोगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट दोनों का हायर लोगे और इस हायर में से अगर कोई वैकेंसी है उसको आप माइनस कर दोगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। या आप डायरेक्टली वैकेंसी का वैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसा हमने अभी सीखा था। आगे आइए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कैसे निकालेंगे? आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने ऊपर के स्टेप में निकाल लिया। सबसे पहले उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होगा, दैट विल गिव यू द नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी में से आपको पता है दो डिडक्शंस मिलती हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी एंड सेकेंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये दोनों डिडक्शन मिल जाएंगी। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो रहा है या अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है उसको आप ऐड कर देंगे अंडर सेक्शन 25A, उससे भी दोनों से अब डिडक्शन कितने की मिलती है? 30% मिल जाती है। यही आपकी अब की बार की अमेंडमेंट है कि अनरियलाइज्ड रेंट से भी ये डिडक्शन आपको मिलेगी। तो 30% ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट एज द केस में भी माइनस आप कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम यहाँ पे आपका खत्म करते हैं।